भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास में आज हम लोग वे तत्व जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता की के बारे में अध्ययन करेंगे। 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ होता है। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ। तब से भारतीय मन में राजनीतिक जागरण अधिकाधिक उभरता चला गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेरणा अनुक्रियावाद विवाद। परंपरागत भारतीय इतिहास लेखकों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान को अंग्रेजी प्रशासन की बनाई गई संस्थाओं, अवसरों तथा साधनों द्वारा उत्पादित प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय अनुक्रिया का ही परिणाम बताया। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा कुछ सीमा तक उस नीतियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय जागरण अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों को नहीं भाया। पहले तो अंग्रेजी विद्वान शासकों ने भारत में राष्ट्रीयता के अस्तित्व को मानने से अस्वीकार कर दिया। 1883 में श्री J.R. सीले ने भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई की संज्ञा दी जिसमें राष्ट्रीय एकता की कोई भावना नहीं थी। 1884 में जॉन स्ट्रैची, जो एक भूतपूर्व भारतीय जनपद सेवक थे, ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की भूतपूर्व छात्रों को बतलाया भारत के विषय में सबसे पहले तथा प्रमुख आवश्यक जानने योग्य बात यह है कि भारत न एक है और न था, और अंत में यह भी भविष्यवाणी की कि भारत कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं होगा। आर कूपलैंड ने अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। परंतु कूपलैंड महोदय यह कहना भूल गए कि भारतीय राष्ट्रवाद एक अनैच्छिक संतति थी जिसे उन्होंने जन्म के समय दूध पिलाने से इनकार कर दिया और फिर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया। यह कहना ठीक होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद कुछ अंश में समूचे संसार में उभरते हुए राष्ट्रवाद तथा आत्मनिर्णय की भावना जो फ्रांसीसी क्रांति से आरंभ हुई थी का ही भाग था। अंग्रेजी राज्य का प्रभाव। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों ने भारत में अपनी पकड़ रखने तथा भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा बौद्धिक सभी क्षेत्रों में आधुनिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया। तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। अगली हेडिंग, तीव्र परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। वास्तव में प्रशासनिक सुविधा
सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक विज्ञापन तथा व्यापारिक शोषण की बातों का ध्यान रखते हुए ही परिवहन की तीव्र साधनों की योजनाएं बनी। 1853 के उपरांत देश में रेल लाइन आरंभ हो गई और 1880 तक लगभग 2500 मील लंबी और 1900 तक 25,000 मील लंबी लाइन बिछ गई। रेलवे के बहुत से अन्य लाभों के अतिरिक्त रेलवे ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जगाई। 1865 में भी एडिसन आर्नल्ड ने लिखा था, रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े वंशों ने पहले कभी नहीं किया। जो अकबर अपनी दयाशीलता अथवा टीपू अपनी उग्रता द्वारा नहीं कर सके, वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके। 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को समेकित करने में सहायता की। आधुनिक शिक्षा का प्रचलन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रचलन से आधुनिक पाश्चात्य विचारों को अपनाने में सहायता मिली, जिससे भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा मिली। मैकाले तथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जब सन 1835 में देश में अंग्रेजी शिक्षा का श्री गणेश किया, तो वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय था। जब ट्रेविलियन महोदय से यह पूछा गया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारत में अंग्रेजी राज के बने रहने पर क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो उन्होंने लॉर्ड सभा की भारतीय समिति के सम्मुख 1835 में कहा था कि भारत में अंग्रेजी राज सदैव नहीं बना रह सकता, इसका एक न एक दिन अंत होना आवश्यक है। या तो उन भारतीय लोगों के हाथों जो राजनीतिक परिवर्तन के आदर्श को मानते हैं, अथवा उन लोगों के हाथों जो अंग्रेजी पढ़ लिख जाएंगे और राजनीतिक परिवर्तन के अंग्रेजी आदर्श को मानने लगेंगे। नए बुद्धिजीवी लोग प्रयास कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक ही थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी विद्या ग्रहण कर चुके थे। उन्होंने वहां अपनी आंखों से इन राजनीतिक संस्थाओं का प्रचलन भी देखा था। यहाँ लौटने पर उन्हें अनुभव हुआ था कि उन्हें मौलिक अधिकार शून्य के बराबर है और वातावरण में दासता ही दासता है और वातावरण में दासता ही दासता है। ये विलायत पास लोग, जिनमें पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या सम्मिलित हो रही थी, ही भारत का मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग था। इस अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने जो कुछ न कुछ अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित था, यह अनुभव किया कि 1833 के चार्टर एक्ट तथा सम्राज्ञी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार भारतीयों के लिए बंद ही थे। इस तथ्य के अनुभव करने से असंतोष बढ़ा और असंतोष संक्रामक था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी
मनमोहन घोष, लाल मोहन घोष तथा अरविंद घोष जैसे लोग राष्ट्र आंदोलन की ओर इसलिए आए क्योंकि इन्होंने देखा कि ऊंचे ऊंचे पदों के द्वार उनके लिए बंद थे। ऊंचे ऊंचे द्वार लोगों के लिए बंद थे। आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना। भारत में अंग्रेजी राज्य का एक अन्य प्रभाव आधुनिक समाचार पत्रों का उभरना था। यह यूरोपीय लोग ही थे जिन्होंने भारत में मुद्रणालय स्थापित की और समाचार पत्र तथा सस्ता साहित्य प्रकाशित करना आरंभ किया। समय समय पर भारतीय भाषा समाचार पत्र स्थापित होने लगे। यह समाचार पत्र नमूने पर पाश्चात्य नमूने पर विकसित हुए थे। यद्यपि इन पर बहुत से साम्राज्यवादी शासकों ने प्रतिबंध लगाए, फिर भी भारतीय समाचार पत्र बहुत विकसित हुए। 1877 तक भारतीय भाषा समाचार पत्र की संख्या 169 तक पहुंच गई तथा उनकी प्रचलन संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक